कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। हो कायागार से काची रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बातें। वो बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। झूठा माई थारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठी कूटता छाती। वो झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती। सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी। बोले आ भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। वो जिनसे मुक्ति मिल जासी रे जैसे ओसरा मोती। झोंका झोंका मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। हेलो 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 हेलो।
हाँ जी, रामो गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी, की हाल चाल है? लग जाए झपका पवन का लग जाए काया कान से काची काया तेरी हो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्चों, मेरे बैंगनी कलर दे बच्चों, की हाल चाल? गुड मॉर्निंग निधि, गुड मॉर्निंग माही, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग ज्योत्सना, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग सुमित। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, ऐसे ही आपकी लाइफ में ऐसे ही फेस्टिवल आते रहें और आपकी लाइफ में फेस्टिवल आए। आप अपनी फैमिली को प्राउड फील कराओ, आपकी लाइफ एक ब्राइटफुल लाइफ रहे। ठीक है, लाइट्स हमेशा आपकी लाइफ में रहें, कभी डार्कनेस आपकी लाइफ में ना आए, हमेशा आप स्ट्रेस फ्री रहें, मोटिवेटेड रहें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते रहें। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। ठीक है, तो फाइनली आज हमारी दिवाली से पहले की लास्ट क्लास है। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आज मेरे को घर निकलना है और घर जाने के लिए तो हर एक्साइटेड होता ही है बंदा। ठीक है जी, तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर का भी समापन कर देंगे। आज हम चैप्टर भी अपना खत्म कर देंगे, फिर हम मिलेंगे 23 तारीख को। तो 18 से 22 तक आपकी कोई क्लास नहीं होगी। अगर जिन बच्चों ने पहले स्टार्टिंग वाली क्लासेस नहीं देखी वो देख लेना। ठीक है, अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेना। जितना अभी तक हमने किया है, जितनी मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए, बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास हैं, उनको एक बार फटाफट से दोबारा से गो थ्रू कर लेना, ताकि जब 23 तारीख को आए तो ब्लैंक ब्लैंक फील ना हो। ठीक है ना? टाइमिंग, हाँ टाइमिंग, अच्छा टाइमिंग 23 तारीख को जो हमारी टाइमिंग होगी, टाइमिंग सुनो ध्यान से। टाइमिंग अब हम रखेंगे सुबह 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 23 तारीख ना, हाँ सुबह 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 23 तारीख ना, हाँ हाँ 23 तारीख को सुबह हम रखेंगे जी 8:30 बजे जी। ठीक है जी, 23 तारीख को सुबह 8:30 बजे क्लास रख लेंगे। बाकी अगर कोई भी चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई भी चेंज हुआ, आई थिंक आप सारे के सारे बच्चे ग्रुप में एडिड हैं आईबीसी वाले, तो नहीं हो तो उसमें ऐड हो जाना। कुछ भी हुआ तो मैं आपको बता दूंगा जी। ठीक है, चलो आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार यहाँ पे आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ फटाफट से आओ। अब ये जो टॉपिक आज मैं करवाने जा रहा हूं ना, वैसे ये रेगुलर बैच के अंदर भी हमने खास तरीके से नहीं किया था। उसका रीजन है क्योंकि एग्जाम में कभी इसमें से क्वेश्चन बना नहीं। बट अब मैं मॉड्यूल के बेस पे चल रहा हूं, तो मॉड्यूल में काफी लंबे चौड़े पेजेस में इसको दिया होता है। आप सब जानते हो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को जिस टॉपिक पर जो भी कुछ मिलता है वो सब कुछ मॉड्यूल में डाल देते हैं, क्योंकि करना बच्चे नहीं होता है। बच्चा अपने आप मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करे, बच्चा अपने आप करे, सानू की फर्क पैंदा है। हाँ, तो इसलिए ये टॉपिक काफी लंबा चौड़ा अगर आप चेक करोगे, बट एग्जाम में कभी बना नहीं है। बट मैं कोशिश की इसको कंसाइज करने की, ताकि अगर एग्जाम में बन जाए तो हम कम से कम लिखने लायक हो जाएं। और फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे क्यों इसलिए लगता है कि इसमें ना कई सारे केस लॉ हैं। अब जहां पर भी जिस टॉपिक के अंदर भी केस लॉज होते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट का वो फेवरेट एरिया रहता है। तो वहां से कोई बड़ी बात नहीं, वो एक दो केस लॉ उठा के तुम्हारे पेपर में तुमसे पूछ सकता है। तो इसलिए इसको हम फटाफट से यहां पे गो थ्रू करके चलेंगे जी। ठीक है, चलो आ जाओ सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ जी। अब यहां पे देखो, पहले तो ये हम टॉपिक क्या करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारी रेगुलेशंस हैं जी। अब IBBI ने ना कुछ रेगुलेशंस निकालनी है। किस बेस पे रेगुलेशन निकालनी है कि एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए। जैसे होता है ना कि एक पत्नी की लाइफ में होता है कि मुझे एक अच्छा पति चाहिए, तो अच्छे पति की क्या खासियत होती है भाई, आपके दिमाग में भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लो जो जो लड़के होंगे, सर हमें अच्छी पत्नी चाहिए। अच्छा भाई, अच्छी पत्नी की डेफिनेशन क्या होती है? जो सुशील हो, सुंदर हो, संस्कारी हो, जो 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 घर वालों की सेवा करे, उनको प्राउड फील कराए। ठीक है, जो अपना काम भी करे, अपनी जॉब भी जाए, सब फिर मैं भी उसका हाथ बटाऊं। ये मतलब ये कहीं ना कहीं क्वालिटी आपके मन में होंगे ना, एक बकेट लिस्ट तो होगी ना। कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग। ठीक है ना, ग्रीन फ्लैग मतलब ये चाहिए, रेड फ्लैग मतलब ये नहीं चाहिए। हर एक की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। तो वैसे वर्षा लड़कियों की भी एक्सपेक्टेशन होगी, जो बिल्कुल शरीफ हो, जिसने मिर्जापुर ना देखी हो, जो OTT पे ना हो, किसी OTT प्लेटफॉर्म पे उसने कोई वेब सीरीज ना देखी हो, जो
थोड़ा बहुत सही कमाता हो, ठीक है, जो 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 पहली बार मतलब मुझसे ही मिला हो, तो ये सारे उसकी ये ग्रीन फ्लैग है। लड़के दांत फाड़ रहे हैं। हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो। बच्चा कह रहा सारे क्रॉस कर दो हमारे केस में। ठीक है, तो ये हो गए ग्रीन। ऐसे ही गवर्नमेंट ये बात कह रही है, अब आईबीबीआई ने रेगुलेशन निकाली है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कंप्लीट करने एक आईपी मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के क्या क्या ग्रीन फ्लैग हैं, मतलब कैसा वो होना चाहिए, कैसा वो होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, in exercise the power that is conferred by section 109 196 207 208 read with 240 of the insolvency and bankruptcy code 2016, the board has made the regulation herein after called as IBBI regulation 2016. These regulation came into force with effect from this. अब यहां से वो आई हैं, ठीक है। फिर द आईबीबीआई रेगुलेशन 2016 मेक प्रोविजन फॉर द एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस रेगुलेशन ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज वेल एज प्रिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। कोड ऑफ कंडक्ट, किन बातों को आपको पूरा करना पड़ेगा। There are two schedule provided in the regulation. पहला फर्स्ट शेड्यूल इट प्रोवाइड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सेकंड शेड्यूल जो है इट प्रोवाइड फॉर्म एप्लीकेबल। अब फॉर्म तो ऑब्वियस सी बात है हमारे किसी काम की नहीं है, मेन है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है जो बातें फॉलो करनी है। अब ये इसका समराइज वे है जी, ये इसका समराइज वे है। ये 10 पॉइंट बस पहली बात तुम्हें याद करने हैं। देखो इसके अंदर ना आप अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो। मैं बता दूं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनना कि तुम लाइनें रट रहे हो। ये 10 पॉइंट याद करने जरूरी है। पहले तो इन 10 पॉइंट को दिमाग में सेट करो। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन बना, अगर तुम्हें कुछ लिख के आना हो, कम से कम 5-6 पॉइंट्स तो दिमाग में हो। अब अगर 10 बार बार पढ़ोगे तभी 5-6 याद रहेंगे। अब क्या कोड ऑफ कंडक्ट है देखो, पहली बात तो आईपी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो कह रहे हैं इंटीग्रिटी, ईमानदार होना चाहिए, सबसे बड़ा झूठ। फिर ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक बेस पे वो काम करे, उसके लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव हो कि मुझे इस इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करवाना है। ये नहीं कि विदाउट, जैसे कई बच्चे विदाउट टाइम टेबल पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं। पढ़ने के लिए बैठे सीआर, दिमाग में विचार चल रहे हैं एसएमसीएफ के, एसएमसीएफ पढ़ने के लिए बैठे दिमाग में विचार चल रहे ड्राफ्टिंग के, ड्राफ्टिंग पढ़ने के लिए बैठे दिमाग में डीडी आ रहा है, डीडी पढ़ने के लिए बैठे ईएसजी आ रहा है। तो कोई ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा है, कोई ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो तुम कहीं क्लास में हो, मम्मी ने फोन कर दिया, बेटे कहाँ है, मैं क्लास में हूं। फिर तुम बाहर घूमने निकल गए तो भी तुम क्लास में ही थे। मम्मी ने बोला बेटे अभी तक आया नहीं, मम्मी क्लास लंबी है, मम्मी आज विवेक सर ने लंबी क्लास ले ली। इंटीग्रिटी कहां है तुम्हारी? आज तक कितनी सारी आप समझो बचपन के अंदर, याद करो बचपन के दिन सर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि तुम भी कभी बच्चे रहे होंगे ना, मैं भी कभी बच्चा रहूंगा। याद करो हमने कितनी मम्मियों की, मासियों की, नानी की कसमें खाई होंगी, ये गले वाला मांस पकड़ के। ऐसे खाते थे तुम, कसम खाते थे? मम्मी कसम भाई, ये देख भाई, ये देख दोनों हाथ देख भाई, मम्मी कसम, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, ना वो झूठ बोल रहा, मम्मी कसम। भाई साहब अगर कसमें खाने से कोई इंसान मर जाता तो भगवान भी मर जाता। आज हमने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान कसम, भगवान भी कह रहा है मेरी कसम क्यों खा रहा भाई, मैंने तेरे बीच में क्या उखाड़ा है? पता ही नहीं हमने कितने लोग मार दिए, कितने लोग बीमार कर दिए। आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं तभी लेट हो गया। नानी की तबीयत खराब, तभी नानी अरे कईयों की नानियां थी भी नहीं, नानी की तबीयत खराब कर दी। कसमें खा के पता नहीं, फिर हनुमान जी के पैर में अंगूठी, सारी कसमें झूठी, मैंने तो ऐसे किया हुआ था, मैंने तो कसम खाई नहीं, पता नहीं क्या क्या हरकतें तुम बच्चों में करते थे नालायकों, हैं? यही करते थे ना, कसमें तुम खाते थे ना। तो वही इंटीग्रिटी, क्या ऑनेस्टी तो हम बचपन में ही छोड़ आए थे, ऑनेस्टी तुम बचपन के अंदर ही छोड़ आए थे, अभी भी करते हो, हाय राम। तो पहली बात तो वो कह रहे हैं जी आईपी जो है वो इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस, एलो, बायसनेस नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर बायसनेस हो गया फिर कंपनी की इंसॉल्वेंसी रिजोल्व नहीं होगी, और हम सारे काम ही बायसनेस के साथ करते हैं। मतलब मेरे को ये टॉपिक ना प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। आप प्रैक्टिकल लाइफ देखोगे टॉपिक तुम्हें वैसे याद हो जाएगा। इंडिपेंडेंस मतलब डिपेंडेंसी ना हो। यार एक बात तो, डिपेंडेंसी ना हो ऐसा लाइफ में कभी हो सकता है? तुमने लाइफ में बहुत सारे डिसीजन कहीं ना कहीं अनबायस होके लिए होंगे, और बहुत सारे डिसीजन तुमने बायस होके लिए होंगे।
तो भैया बायसनेस तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। माँ का बेटा जितना मर्जी बेकार हो, माँ कहती मेरे जैसे बेटे से कोई बेटा नहीं है। तो इंडिपेंडेंस, कभी माँ के अंदर इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती ना, माँ कभी इंडिपेंडेंस तरीके से डिसीजन ले ही नहीं सकती अपने बच्चों के प्रति। उसके बाद एक और इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी नो होती है भाई साहब, होती है। छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा ध्यान रखा जाता है, बड़े बड़े बेटे और बड़ी बेटियों का दुख तुम क्या जानो मनोज बाबू। बड़े बेटे होने का दुख क्या होता है, बड़ी बेटी होने का दुख क्या होता है। उसकी चॉकलेट उसकी होती है, हमारी भी आधी चॉकलेट उसकी होती है। इम्पार्शियलिटी होती है गाबा सर इम्पार्शियलिटी होती है, ठीक है। पार्शियलिटी होती है, इम्पार्शियलिटी तो होती नहीं, सॉरी पार्शियलिटी होती है, पार्शियलिटी होती है, पार्शियलिटी होती है गाबा सर, पार्शियलिटी होती है। छोटे बच्चे को आगे रखा जाता है, बड़े बच्चे और जो बीच वाले बच्चे होते हैं उनका कोई नहीं होता जी। हाँ, उसके बाद देखो जी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, पढ़ा लिखा हो, नॉलेज हो, स्किल हो, टैलेंट हो, उसने इस काम की ट्रेनिंग ली हो, ये प्रोफेशनल कंपिटेंस उसके अंदर होनी चाहिए। आईपी के अंदर ये प्रोफेशनल कंपिटेंस उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है और वो काम कर रहा हो, जैसे कई बार तुम होते नहीं। अब तुम क्या हो, आज मेरे को लग रहा है सारे के सारे बच्चे एक दूसरे के एडवाइजर बने हुए हैं। एक बच्चा जिसके ऑलरेडी कई बार एग्जाम क्लियर नहीं हुए, वो उसको गाइड कर रहा है, देख भाई ऐसे एग्जाम निकलेंगे, देख भाई ऐसे, मतलब हर एक बच्चा एडवाइजर है, हर एक बच्चा एडवाइजर है भाई। आप समझ रहे हो, आप खुद भी ऑब्जर्व करते होंगे, हम एडवाइस कितनी बढ़िया दे सकते हैं बट वो एडवाइस अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। देख भाई मैं ये कह रहा हूं, देख टेस्ट देने पड़ेंगे भाई, टेस्ट टेस्ट अच्छे होते हैं, टेस्ट से पेपर निकलते हैं भाई, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। लिखने की प्रैक्टिस कर भाई, तू लिखने की प्रैक्टिस कर भाई। अरे खुद नहीं कर रहा लिखने की प्रैक्टिस, खुद नहीं टेस्ट दे रहा, खुद टेस्ट देते, खुद राइटिंग प्रैक्टिस करते तो कब का निकल जाते, बट एडवाइस दी जा रही है, टेस्ट देने पड़ेंगे भाई। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देख राइटिंग प्रैक्टिस में मार खा रहा है तू, प्रोविजन अच्छे से पढ़ने हैं, जो पढ़ना है बहुत बढ़िया से पढ़ना है, अंडरलाइन करा कर प्रोविजन को। जो जो बोल्ड वर्ड होते हैं ना वो की पॉइंट्स होते हैं भाई। समरी बुक बना भाई, समरी बुक बना, सारे सेक्शन एक तरफ लिख, इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट बना। ये चीजें हैं भाई, देख ऐसे एग्जाम निकलेगा। अरे भाई तेरा निकल गया, मेरा भी निकल जाएगा, मैं तो निकल जाएगा, तू ये कमी तेरे अंदर है भाई, कमी सही कर ले। अबे नालायक कहीं के हैं, मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, क्या कर रहा है, ठीक है नी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि नॉलेज होनी जरूरी होती है, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कंपिटेंस होनी जरूरी होती है। उसके बाद देखो आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट फैक्ट एंड करेक्टिंग दैट इज मिस एप्रीहेंशन। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आप अगर आईपी रिप्रेजेंट करोगे, मतलब आईपी अगर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो करेक्ट फैक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, इनकरेक्ट फैक्ट नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, मतलब इनकरेक्ट फैक्ट रिप्रेजेंट नहीं करेगा उस कंपनी के बारे में या उस कॉर्पोरेट डेटर के बारे में। आगे टाइमलीनेस, टाइमलेस का मतलब होता है टाइमली, मतलब 14 डेज हो गया, 7 डेज हो गया, 180 डेज हो गया, 90 डेज हो गया, 330 डेज हो गया, ये सारी की सारी टाइमलाइंस हैं। तो उसके अंदर आपको काम कंप्लीट करना है, तो उसका भी आपको ध्यान रख के काम करना पड़ेगा कि लिमिट होती है। मैं सीएस बन जाऊंगा, कब बनूंगा वो नहीं पता, बन जाऊंगा बन भाई, टाइम लिमिट लगाओ, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। आपको कैसे इंफॉर्मेशन मैनेज, कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कैसे इंफॉर्मेशन सिक्योर करनी है, उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, वो सारी बातें भी एक आईपी के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, कि ये बातें कंपनी के बारे में बातें आपको कॉन्फिडेंशियल किसी को बताना नहीं है। जैसे तुम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हो, तुम्हें पता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंशियल होते हो, तुम कभी किसी दोस्त की बात किसी को नहीं बताते, पता है ना, कि तुमने कभी किसी दोस्त की बात किसी को बताई नहीं होगी, कभी नहीं तुमने कभी हो ही नहीं सकता तुमने बताई हो, है ना। सुन, मैं तुझे बता रहा हूं किसी को मत बताइयो, मैं तुझे बता रहा हूं किसी को मत बताइयो, देख तेरे को ही बता रहा हूं किसी को मत बताइयो। ये देखो कितनी बढ़िया कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन करके चल रहे हैं, एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी। हम अपने दोस्तों के राज जो नहीं बताने चाहिए हम किसी को नहीं बताते, किसी को बताए ही नहीं हमने आज तक। यही से हम गवर्नमेंट आईपी से उम्मीद कर रही है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना जरूरी है, कि आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उस कंपनी के बारे में, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस।
ठीक है जी, मतलब आपको अगर नए एम्प्लॉइज रखने, आप नए एम्प्लॉइज रखो, ठीक है। आपको हर बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, उसके बाद एक और एंड रिस्ट्रिक्शन, आपको कुछ कामों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी पड़ेगी एम्प्लॉय के। ऐसा नहीं कि सारे काम को आप ओपन हैंडेड दे दोगे कि हाँ भाई आप ये काम कर सकते हो। फिर रेमुनरेशन एंड कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ये तो उनका हक है, रेमुनरेशन मिलनी चाहिए जी। और फिर गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी गिफ्ट के बहकावे में आ जाओ कि मैं, जैसे कई बार होता है ना, देखो इंसान सिंपल सी बात है पैसों से बदल जाता है। और अगर मान लो, मैंने कहा ना, मेरे प्रिंसिपल कहते हैं जहां पर मैंने ट्रेनिंग की, इंडिया में सब बिकता, रेट सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, सब बिकता है सर। आप सिंपल सी बात है, आज आपका ऑब्जर्व कर सकते हो कि बहुत सारे लोग, और देखो पैसा जरूरी भी है, लोग कहते हैं पैसा हाथों की मैल है, मैं कहता हूं मैल मुझे उतार कर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैल को संभाल लूंगा, मैं मैल को संभाल लूंगा। तो सिंपल सी बात है, मैल वैल कुछ नहीं भाई, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और जहां पैसा है तो गवर्नमेंट कहती है भाई वहीं वहीं पे काम है जी। तो आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना कि कोई तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, कोई तुम्हारी हॉस्पिटलिटी अच्छी, तुम्हें 5 स्टार होटल में रिकवा रहा है, 7 स्टार होटल में रिकवा रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो तुम्हारे डिसीजन पे नहीं पड़ना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब ये मोटा मोटी ना, ये 10 कोड ऑफ कंडक्ट हैं जी, ये मोटा मोटी ये 10 कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो होने चाहिए एक आईपी के अंदर, बस ये पर ध्यान दो, ये कोड ऑफ कंडक्ट होने बहुत जरूरी है जी। क्या बात समझ में आ रही है? ये 10 मोटे मोटे कोड ऑफ कंडक्ट हैं। अब तुम्हें इसमें से कितने याद होते हैं वो तुम्हारे ऊपर है जी। आप इसका, चाहे वो जो अंकुश सर का इस चीज में हाथ स्ट्रोंग है, मतलब मेरा इस चीज में हाथ स्ट्रोंग नहीं है कि अपना क्या होता है यार वो निमोनिक्स कहते हैं उसको, मतलब मेरा इसमें हाथ स्ट्रोंग नहीं है निमोनिक्स बनाने में, मतलब मेरे को थोड़ा सा निमोनिक्स बनाने में दिक्कत आती है। तो अगर आप इसके निमोनिक्स बना सकते हैं तो ये अच्छी बात है, मतलब आपके लिए अच्छी बात होगी। तो मेरा थोड़ा सा इसमें हाथ टाइट है, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि 10 में से आपको 5-6 याद होने चाहिए जी। सर हर एक के 4-5 पॉइंट्स याद करना, हाँ हाँ इनफ है, बिल्कुल जी, बिल्कुल इनफ है। आप इससे चैट जीपीटी से इसकी समरी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब चैट जीपीटी तुम्हें चलाना थोड़ा बहुत आता ही होगा, ठीक है ना। थोड़ी समरी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एज इट इज जो बुक में लिखा है वो याद नहीं करना यार, वो याद नहीं करना, पॉइंट्स याद, तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए, बस ये पता देना कि हाँ ये चीज है, वो होना बहुत जरूरी है, बस ये ध्यान रखना, वो होना बहुत जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब यहां पे आ जाओ, देखो यहां पर क्या लिखा है जी। तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, देखो पहला जी, अब पहले यहां पर वो कह रहे हैं इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, देखो यहां पे जी, एंड इंटीग्रिटी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट ऑलवेज बी ऑनेस्ट, बताओ कितना बड़ा झूठ है। फेयर एंड ट्रूथफुल इन ऑल प्रोफेशनल डीलिंग, ही शुड एक्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली विदाउट हाइडिंग फैक्ट एंड मिसलीडिंग एनीवन, ऐसा कभी होता नहीं है। इंटीग्रिटी मींस डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, मतलब आप सही चीजें कर रहे हो चाहे वो तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा, तो आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो। ओनली ए पर्सन विद क्लीन हैंड, गुड करेक्टर एंड रेपुटेशन कैन बिकम आईपी एज पर रेगुलेशन फॉर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, द होल प्रोफेशन इमेज डिपेंड ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स मेंबर, ऑब्वियस सी बात है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायस एंड फेयर डिसीजन मेकिंग, आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो आपको फेयर डिसीजन लेने हैं, बात ध्यान देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपको डिसीजन कौन से लेने हैं? फेयर लेने हैं, ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो फिर अगला पॉइंट यहां पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट फिर यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है इसके अंदर, यहां पे अगर आप चेक करोगे, नो, फिर यहां पे आईपी मस्ट नॉट लेट पर्सनल बायस, प्रेशर और आउटसाइड इन्फ्लुएंस अफेक्ट हिज प्रोफेशनल जजमेंट, ही मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन ऑल पार्टीज, क्रेडिटर्स, डेटर, अदर स्टेक होल्डर, मतलब आपको किसी की तरफ झुकना नहीं है, आपको बायस नहीं होना, आपको डिपेंडेंट नहीं होना। ही शुड ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट इन एक्शन एंड कम्युनिकेशन, work collaborative with the committee of creditors, ensure decision are taken collectively, not forced by dominant member by the IP himself, मतलब सिंपल सी बात है यार। आपका ना, मेरे को पता नहीं, मतलब टॉपिक है ऑडिट का, टॉपिक मेरे ख्याल से ना सीए में तो है, टॉपिक ऑडिट का है, तो वहां पे ना ऑडिट की कुछ वो होते हैं कि ऑडिटर कैसा होना चाहिए, ये सेम आईपी है, ये सेम आईपी है। एक बार मेरे को बताना, ऑडिट का है कुछ ऐसा कि ऑडिटर कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा सा बहुत है आप में? नहीं है? कैसा होना चाहिए?
ठीक है, वही सेम बातें यहाँ पे बोल रखी हैं उसने जी। ठीक है, उसके बाद एक और आगे, नो रिप्रेजेंटेशन और मिसकंडक्ट, द आईपी मस्ट नेवर मिसस्टेट और हाइड द फैक्ट। उसके बाद ही शुड अवॉइड एनी बिहेवियर दैट कुड डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन, इवन ए स्मॉल एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी कैन ब्रिंग दैट इज डिसरिप्यूट टू द आईबीसी प्रोफेशन। ऑब्वियस सी बात है। हाँ सर, 1 के 4 पॉइंट अच्छा है ना, तो उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं आपकी, उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं आपकी जहां पर आपने देखा हो कि नहीं है? ऐसे ऐसे बातें हमको मैं भी देखने को मिली हो। उसके बाद देखो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर एंड न्यूट्रलिटी। If the IP find any conflict of interest, for example, previous relation with debtor, creditor, advisor, he must disclose is immediately to stakeholder। ठीक है ना? हाँ, ही इज इंडिपेंडेंट, मतलब वही वही सेम बात यहाँ पे आ रही है। डिस्क्लोजर शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल वेदर इट अराइज बिफोर और ड्यूरिंग द सेंड, मतलब आपको आपकी एक्स के बारे में बताना है। अगर आपकी कोई एक्स रही है तो आपको उसके बारे में बताना है कि हाँ भाई मेरी एक्स रही है, तो मतलब ये मेरे ये चीजें हैं, तो मैं आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल सही तरह से मतलब ये कंपनी का इंसॉल्वेंसी रिजोल्व करूंगा। माना मेरी एक्स ये पहले थी, ठीक है, बट अब ऐसा कोई वो नहीं है। उसके बाद समटाइम द आईपी मस्ट ऑल्सो टेक सीओसी परमिशन टू कंटिन्यू आफ्टर डिस्क्लोजर। द एम इज टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस इन द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। फिर प्रोहिबिशन ऑन एक्वायरिंग डेटर एसेट एंड आईपी वेदर एक्टिंग एज आईआरपी, आरपी, लिक्विडेटर और बैंक्रप्सी कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय और एक्वायर एनी एसेट ऑफ द डेटर। ही ऑल्सो कैन नॉट अलाउ हिज रिलेटिव टू बाय। ऑब्वियस सी बात है, दिस एंश्योर कंप्लीट इम्प्रैक्टिकलिटी एंड एथिकल कंडक्ट। सिंपल सी बात हूं, जैसे कल की बात सुनो। कल मेरी वाइफ ने बोला कि तुम्हारे 4 डीमैट अकाउंट है। मैंने कहा नहीं, एक है। कह रही हमारी कंपनी वालों ने आपके पैन कार्ड से देख लिया, आपके 4 हैं। मैं कहा एक ही है। कह रही जीरोदा। मैं कहा जीरोदा में तो खोला था, उसके बाद उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं की। कह रही एनजे करके एक है। मैं कहा हाँ, एनजे करके आज से 7-8 साल पहले ओपन किया था, उसमें 4 शेयर रिलायंस कंपनी के पड़े हैं तब से, तो उसको वो वहीं पड़े हैं। कह रही एक इंड करके कोई है। मैं कहा इंड करके तो मैंने डाउनलोड की थी, उसमें सारी इन्वेस्टमेंट वो एक्यूमुलेट कर लेता। कहती है ना। मैं कहा भाई मैं ट्रांजेक्शन तो ग्रो में कर रहा हूं, मेरा ग्रो है। आप समझ रहे हो? मतलब मेरी वाइफ के पास कल उनके ऑफिस से मेल आया कि आप इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होनी है मेरी वाइफ की अब, क्योंकि उनको डाउट हो रहा है कि आप जैसे बिग 4 है, अब बिग 4 में मेरी वाइफ M&A के अंदर है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हो कि जो कंपनी मर्ज करवाना चाह रहे हो, जो कंपनी डीमर्ज करवाना चाह रहे हो, जो कंपनी एक्वायर करना चाह रहे हो, आप इंफॉर्मेशन शेयर करो अपने हस्बैंड के साथ। अब उन्होंने कल सारे क्रेडिट कार्ड की, सारे डीमैट अकाउंट की, सारे म्यूचुअल फंड की, सारे शेयर्स की डिटेल डिस्क्लोज करने को बोलिए मेरी वाइफ को कि आप डिस्क्लोज करो। रीजन, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट रहना ना। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब मैंने कहना क्या चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो कल किसी 2 कंपनी का मर्जर हो रहा है, मान लो गोर है। अब मेरी वाइफ गोर जो हमारे गोर बिल्डर्स हैं, उनका पूरा काम जो है इनके पास है, पीडब्ल्यूसी के पास, वो डेली बेस पे काम कर रही है। गोर का आने वाले कुछ टाइम में आईपीओ आने वाला है। अब मेरी वाइफ के पास तो पूरे डिस्क्लोजर है कि गोर प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल नहीं है, क्या उनके डिस्प्यूट है, सारी बातें उनको पता है। अब अगर वो मुझे बता देगी तो इसको ही तो इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं ना कि अगर मान लो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि आपने उस कंपनी के शेयर तो नहीं खरीद लिए जिस कंपनी का आपकी वाइफ काम कर रही है, तो उन्होंने पूरा चिट्ठा उससे मांगा है। तो एक्चुअल में ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी ना। भाई मान लो उसने मुझे बताया, मैंने कहीं और बता दिया, तो कंपनी की रेपुटेशन, मेरी वाइफ तो वहां पे एक एम्प्लॉई है। मेन बात है पीडब्ल्यूसी के जो एम्प्लॉई हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर रहे, तो गुडविल जो है वो पीडब्ल्यूसी की खराब होती है। सर ये तो पर्सनल चीजें हैं ना, क्यों शेयर करना? मेरे बेटे लोग पर्सनल नहीं होता, पर्सनल कुछ भी नहीं होता, आपके अलावा पर्सनल कुछ भी नहीं है। क्या आप पर्सनल है? आपने किस कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आपको लिस्ट नहीं देनी पड़ेगी क्या? पर्सनल कैसे? आप कंपनी छोड़ दो फिर। आप सोचो अगर मान लो मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे हैं, मेरी वाइफ टाटा मोटर्स पे काम कर रही है, तो डिपेंडेंसी नहीं आ गई क्या? वो मेरे को इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट ये थोड़ा कह रही है कि हम तेरे शेयर की वैल्यू जानना, नेटवर्थ जानना नहीं चाह रहे, शेयर्स के नाम जानना चाह रहे हैं, आपके डीमेट में कितने शेयर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं। और क्या पर्सनल, आजकल हर चीज तो गवर्नमेंट को पता है। आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, आपका हर कंपनी में कितना स्टेक है एआईएस के अंदर पहले ही मेंशन होता है। बताओ क्या पर्सनल है भाई?
आपका फोन नंबर आपका पर्सनल नहीं है, दुनिया जहान के अलग अलग मैसेज आते रहते हैं उसके ऊपर। पर्सनल कुछ नहीं है, पर्सनल कुछ भी नहीं है। फिर आपको भी डिस्क्लोज करना होगा। नहीं, मुझे क्यों डिस्क्लोज करना होगा, मैं तो टीचर हूं, मैं किसी कंपनी में काम थोड़ा कर रहा हूं, उसको मेरा डिस्क्लोज करना है। उसने मेरे को कल रात को बोला कि आप मेरे को बताओ कि आपके शेयर्स कौन कौन से हैं, आपके क्रेडिट कार्ड किस किस कंपनी के हैं, और आपका डीमैट अकाउंट कहां कहां पे है। उसके पास ये मेल आई है, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद देखो अभी यहां पे केस लो है। अब केस का नाम देखो यहां पर क्या जी, केस का नाम है दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, वर्सेस शिवम वाटर ट्रीटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2019 की जजमेंट है, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हेन द कॉर्पोरेट सीआईआरपी स्टार्टेड फॉर शिवम वाटर लिमिटेड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फेस ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द एक्स डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट, ठीक है जी, ऑफ द कंपनी। फिर कह रहे हैं दे वर नॉट कोऑपरेटिंग एंड इंटरफियरिंग विद द आरपी वर्क फॉर टेकिंग कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड इट्स रिकॉर्ड। अब एनसीएलटी कह रहा है, एनसीएलटी मुंबई की बेंच का डिसीजन है, इट वेरी क्लियर दैट IRP और RP act as an officer of the court, meaning he is performing duty under the authority of the tribunal. Therefore, any interference or obstruction of his work treated as contempt of court, a serious offense. To ensure smooth functioning tribunal order to police to assist the RP, to the police commissioner Ahmedabad was specifically directed to help the RP and his team to full control of the company without any disturbance. Simple meaning, RP represent the authority of NCLT during CRP. If anyone, even former director, obstruct the refuse to cooperation, it will treat it as contempt of court. The NCLT also seek police help to make sure RP can perform his duty. Simple सी बात कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी, हाँ नहीं, सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब आप मतलब कोई आरपी काम कर रहा है, आप उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही है आरपी जो है वो कोर्ट का ही एक तरह से ऑफिसर है। तो अगर आपने, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने बाहुबली की, अगर आपने देवसेना को हाथ लगाया तो आपने बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया, समझ रहे हो। वो एक मूवी का डायलॉग याद आ गया मेरे को, बाहुबली वाला, जब वो देवसेना को हाथ, वो उंगली काट देता है तो कहता है अगर आपने इसको हाथ लगाया तो आपने बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। सेम अगर आपने आरपी को हाथ लगाया तो आपने कोर्ट के ऑफिसर को हाथ लगाया, तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली फिर आपके प्रोसीडिंग चलेंगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर एक यहां पे संजय कुमार जी, अब वो कह रहे हैं मैटर had already moved into liquidation stage, ठीक है। The issue was whether the resolution professional fees and expenditure shown in bill and ledger could be treated as normal creditor claim or resolution cost। तो याद करो इसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट कहते हैं जी, इसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट कहते हैं। अब वो कह रहे हैं एनसीएलटी क्लैरिफाइड वंस द कमिटी ऑफ क्रेडिटर हैज अप्रूव्ड द आरपी बिल एंड एक्सचेंज दे कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द लिक्विडेटर बिकॉज दे आर, देखो, रिजोल्यूशन कॉस्ट नॉट क्लेम बाय एनी क्रेडिटर। This cost must be paid as per section 53 waterfall arrangement which give priority to insolvency resolution cost in the distribution, that is waterfall. The liquidator however was allowed to verify the claim under section 40 if needed जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, ये बात तो आपको मैंने इंसॉल्वेंसी के अंदर पहले ही बताई थी कि जो ये आरपी की सैलरी होती है, आरपी के जो भी खर्चे होते हैं वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट ही होती है। तो वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट होते हैं, तो उसकी पेमेंट करनी जरूरी होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी क्रेडिटर की डिमांड है आप पेमेंट करोगे क्रेडिट के ना, सबसे पहली वोटर फॉर अरेंजमेंट के अंदर पहला जो होता है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट ही होता है। तो ये बात कहना चाह रहे हैं। आगे देखो, फिर अगली एक जजमेंट यहां पे है जी, BMW इंडिया फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड लिमिटेड। अब कह रहे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फेल टू एक्ट ऑन क्लेम सबमिटेड बाय लैंड ओनर। एनसीएलटी ऑब्जर्व दैट दिस इनएक्शन वाज एन अब्यूज ऑफ आरपी पावर अंडर द कोड and when against justice and fairness. The tribunal held that landowner had the right not only to receive rent, that is license fees, but also to reclaim possession of the premise, tenancy right, and automatically once rent payment default occur. Simple meaning, RP cannot misuse the authority or ignore legitimate claim. If rent is not paid, the landlord can rightfully take back the property. मतलब यहाँ पे RP ने biasness दिखाई, RP ने integrity नहीं दिखाई, उसने
लैंड ओनर को मना कर दिया प्रॉपर्टी वापस लेने से, उसने कहा नहीं जी आपने रेंट लेने का अधिकार आपके पास है, प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे एनसीएलटी ऑब्जर्व करता है कि भाई साहब अगर रेंट नहीं दिया जा रहा तो प्रॉपर्टी वापस लेने का भी पूरा पूरा अधिकार लैंड ओनर के पास है, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी है। ये बात ध्यान देना, आपने यहां पर अपनी पावर का मिसयूज करके काम किया जो सही नहीं है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। उसके बाद रुचिता मोदी क्या कह रहे हैं जी, द CIRP वॉज विड्रॉन आफ्टर सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी, NCLT फिक्स द IRP फीस 1.5 लाख plus recovery of any actual CRP cost incurred. The corporate debtor was directed to pay within 3 weeks. If payment was not made, the operational creditor could ask for revival of the CRP. इसका मतलब यह कि अगर CRP विड्रॉ हो गया, ठीक है, मान लो CRP विड्रॉ कर दिया, IRP की फीस देनी पड़ती है, याद है वो बैंक गारंटी वाला, याद करो अगर मैंने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है तो एप्लीकेशन विड्रॉ करने के बाद तो वो फीस देनी पड़ती है ना बैंक गारंटी। अब अगर वो नहीं दी तो दोबारा से CIRP रीस्टार्ट हो सकता है, ये बात ध्यान दो। याद करो सेक्शन नंबर 12A, सेक्शन नंबर 12A में एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाती है, फिर वहां पर कहा था एक्सपेंडिचर देने पड़ते हैं, उसकी बैंक गारंटी होती है। अब अगर वो नहीं दी है, इट मींस अगर वो एक्सपेंडिचर नहीं दी है तो CRP दोबारा से ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो सकती है। बस ये पर ध्यान दो, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद एक और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और फिर इम्पार्शियलिटी हो। आईपी मस्ट वर्क इंडिपेंडेंटली, नो पर्सनल गेन फ्रॉम डेटर एसेट, कोई पर्सनल गेन नहीं होना चाहिए। आईपी मस्ट नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट इफ नॉट इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है उसको कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा काम करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो असाइनमेंट कब मिलेगा? अगर आप इंडिपेंडेंट यहां पे रहोगे तभी मिलेगा। उसके बाद मस्ट डिस्क्लोज एनी पर्सनल और फाइनेंशियल रिलेशनशिप, आपको कोई पर्सनल रिलेशनशिप है कॉर्पोरेट डेटर से या कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इफ आईपी वर्क विद एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर, अब अगर मान लो आईपी किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ काम कर रहा है तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है, फिर बायसनेस आ जाएगी। डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर, आपको हर एक स्टेक होल्डर से रिलेशनशिप क्या क्या वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, चाहे वो लॉयर हो, अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल हो, कॉर्पोरेट डेटर हो, कंपनी के ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, कंपनी के डायरेक्टर हो, कंपनी के मैनेजर हो, उनसे कोई तुम्हारा लेना देना तो नहीं है। ये सारी की सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, तभी इंडिपेंडेंसी और इम्पार्शियलिटी आएगी यहां पे। और एक कब तक डिस्क्लोज करना है? 3 दिन के अंदर। ये 3 दिन, अब 3 दिन काउंट कहां से करना है? यहां से काउंट करना है। कॉर्पोरेट डेटा से तुम्हारा क्या रिलेशन है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, अकाउंटेंट से, लीगल प्रोफेशनल से, अदर प्रोफेशनल से, फाइनेंशियल क्रेडिटर से, फिर उसके बाद इंटरिम फाइनेंशियल प्रोवाइडर से, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से, इफ रिलेशनशिप विद एनी ऑफ अबव कम टू द नोटिस और अराइज सब्सिक्वेंटली। तो ये आपको बताना पड़ेगा और यहां से 3 दिन के अंदर आपको ये बातें डिस्क्लोज करनी है। सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है। और अगले में सुनो 8C में, फिर 8C के अंदर भी वही सेम बात बोल रहे हैं कि आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कॉर्पोरेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब इन सबसे ये सेम 8C भी सेम ही है कि क्या इंटरनल रिलेशनशिप है, इवन पास्ट में चाहे फ्यूचर में अगर तुम्हारा हो सकता है, वो बातें भी यहां पे डिस्क्लोज करनी है। मतलब प्रेजेंट में है वो तो बताओगे, पास्ट में कोई रिलेशनशिप तो नहीं रहा, फ्यूचर में कोई रिलेशनशिप के चांसेस तो नहीं है, ये बातें भी तुम्हें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। जो तुम्हें अभी पता है, तुमको सर फ्यूचर मुझे क्या पता, भाई पता नहीं, बट अभी कुछ मन में चल रहा हो, तुम्हारा कोई विचार हो, कुछ भी हो, नहीं है तो लिख दो नहीं है जी। सिंपल सी बात। अब तुम कहो नहीं है और तुम कल ही मान लो उनसे कोई डीलिंग कर लो तो गलत होगा ना, तो वो बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, ये यहां पे बात कहना चाहते हैं जी। उसके बाद फेयर एंड ट्रांसपेरेंस अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट जो है आईपी की फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। देखो आईपी मस्ट इंश्योर ऑल डिस्क्लोजर आर टाइमली एंड करेक्ट एंड कंफर्म टू आईपीए दैट ऑल प्रोफेशनल आर अपॉइंटेड इंडिपेंडेंटली, नॉट पर्सनल लिंक और बायर। अब याद है कि प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकता है वो सीए, सीएमए, सीएस अपॉइंट कर सकता है, तो वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नो अनफेयर इन्फ्लुएंस और गेन, आप किससे इन्फ्लुएंस होके वो बंदे अपॉइंट नहीं करोगे, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद एक जजमेंट आ रही है जी यहाँ पे, क्या जजमेंट है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी स्टार्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट इज मेट नेरे लिमिटेड। एसबीआई प्रपोज मिस्टर शैलेश वर्मा एज द आईआरपी। ठीक है, इट वाज फाउंड वर्मा वाज एक्स एम्प्लॉय ऑफ एसबीआई एंड वाज स्टिल रिसीविंग पेंशन फ्रॉम बैंक। ये तो गलत है जी, ये तो गलत है।
The NCLT felt that was chance of bias since IRP has a past employee link with SBI to keep process neutral and fair. NCLT directed SBI to propose another IRP. ठीक है, NCLT decision, फिर NCLT के पास गया, NCLT agree with NCLT. It said the order was correct and legal as it ensured CRP remain unbiased and transparent even though Mr. Verma was not legally disqualified. The tribunal emphasized that appearance of bias must also be avoided. Therefore, replaceable IRP was proper and did not harm SBI right. तो ये बातें यहाँ पे हैं कि अगर मान लो कोई पुराना एम्प्लॉय भी, कोई पुराना प्यार, कई बार पुराना प्यार नहीं भुलाई जाता, कई बार पुराना प्यार नहीं भुलाई जाता ना, तो फिर गवर्नमेंट कह रही डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा। क्या बात मेरी समझ में आती है तुम्हें? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? जल्दी बोल दो, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? पक्का पक्का बता दो, ठीक है जी। हाँ, अगले पे आओ जी। अब यहाँ पे प्रोफेशनल कंपिटेंस देखो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट मेंटेन एंड अपग्रेड हिज प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल टू रेंडर कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। क्या बेकार की बातें यार, वैसे ही, ठीक है जी। तो इसमें कोई ना खास पढ़ने वाली ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ने वाला है, ये सिंपल बेसिक जनरल नॉलेज की बातें। आप खुद बताओ यार, तुम सीएस बनने के बाद क्या अपने आप को अपडेट नहीं करोगे? क्या अमेंडमेंट नहीं पढ़ोगे? अमेंडमेंट पढ़ोगे तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। तुम पुराना लॉ पढ़ के बैठे हो, अमेंडमेंट पढ़ के नहीं बैठे, कंपनी का उस अमेंडमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कैसे पता लगेगा बताओ? तो प्रोफेशनल कंपिटेंस तो होनी चाहिए ना यार, ठीक है जी, प्रोफेशनल कंपिटेंस तो होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता, आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा जी। उसके बाद देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट फैक्ट एंड करेक्टिंग misapprehension, मतलब an insolvency must inform such person under the code as may be required of a misapprehension or wrongful consideration of a fact which he become aware as soon as may be practicable. An insolvency professional must not conceal any material information or knowingly make a misleading statement of to the board, NCLT or any other stakeholder as applicable. बेसिक बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और देखो यहाँ पे फिर अगर मैं बात करता हूँ टाइमलेस की, यहाँ पर वही 7 दिन। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे केस लो है, ये दो केस लो एक बार चेक करना, तुमने पहले कहीं पढ़े हैं? मैं तुम्हें पूरा पीडीएफ दिखाता हूँ, एक बार बताना क्या ये तुमने पहले कहीं पढ़े हुए लग रहे हैं तुम्हें? केस चेक करके बताओ मेरे को, बताओ ये क्या तुम्हें पहले कहीं पर पढ़े हुए लग रहे हैं ये? सोच के बताना जी। चेक करके बताओ, क्या तुम्हें पहले कहीं के पढ़े हुए लग रहे हैं क्या ये? क्या लग रहा है बताओ, जल्दी बताओ क्या लग रहा है? टाइम लिमिट वाला केस की मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी है? ऑब्वियस सी बात है रिकमेंडेटरी है। तो वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो टाइम लिमिट है ये रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट है, ये आपकी मैंडेटरी टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं है, मैंडेटरी टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखो जी आगे जी, अब ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? An insolvency professional must make effort to ensure that all communication to the stakeholder, whether in the form of notice, reports, updates, directions, or clarification, is made well in advance and in manner which is simple, clear, easily understood by the recipient. Obviously बात है, मतलब एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम करो। जैसे आपको याद है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कल ही कि डॉक्टर ये अपनी हैंडराइटिंग बंद करें। आप एक बार गूगल पे जाना सर्च कर लेना, गूगल पे जाना सर्च कर लेना, वहां पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास कर दी है। ये वाली लैंग्वेज डॉक्टर जो लिखते हैं ये वाली, ये बंद करें भाई, पल्ले नहीं पड़ती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, उन्होंने बंद कर दी भाई जजमेंट। उन्होंने कहा ये बंदा बिल्कुल क्लियर लिखो, आपके प्रिस्क्रिप्शन पे क्लियर लिखा होना चाहिए आपने दवाई कौन सी लिखी है। अब ना पेशेंट समझ पा रहा ना, कई बार सामने वाले को समझ में आ रही, पता नहीं क्या लिख के चले गया तुम, ठीक है, फिर फोन उठा नहीं रहे। उन्होंने कहा क्लियर लिखो जी, उन्होंने कहा क्लियर लिखो जी, यहाँ पे सिंपल सी बात है क्या है, ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मतलब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आप जो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं वो प्रॉपर क्लियर वे में हो, सिस्टमेटिक वे में हो, आप अपनी उस बात को उस वे में रख पाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस बात को रखना चाह रहे हैं। And insolvency professional shall prominently state in all the communication to stakeholder its name, address, email, registration number, and validity of authorization for assignment if issued by the insolvency professional agency of which is the member. An insolvency professional must ensure that he maintain written contemporaneous records of any decision taker, the reason for taking the decision, and the information and evidence in support of such decision. This shall be maintained so as sufficiently enable a reasonable person to take a view of an appropriateness of its decision and action. ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें, अब उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलो, अपना किसको डिस्क्लोज नहीं करना। अब एक बार यहाँ पे एक बार देखना जजमेंट क्या है। Resolution professional must check if a resolution plan follow IBC rule, but he cannot share one applicant plan with another. ये तो आपको मैंने वहां पर भी बताया था जी। Reason all resolution plan are confidential. Sharing them or inviting objection from rival bidders could cause unfair competition. मतलब ये आपको चीजें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो। Each resolution plan must remain secret and independent. No applicant should be another plan or comment on it. ये आपकी जजमेंट आई है कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर। उसके बाद देखो, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन टेक कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग लाइक एनडीए फ्रॉम डायरेक्टर बिफोर गिविंग द कंपनी इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। दिस पावर कम्स फ्रॉम रेगुलेशन 7 ऑफ आईपी and code of conduct. The board of director can access information but must keep it confidential and it include financial detail, dispute etc. मतलब अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस करनी है तो आपको एक्सेस करने का मौका दिया जाएगा, बट आप उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलेंगे, आप किसको आगे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सर क्या इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक? कुछ नहीं कह सकते यार, कुछ नहीं कह सकते। देखो मतलब इंपॉर्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करें, पेपर में तो बना नहीं इतना, बट पेपर का पैटर्न बदल रहा है हर अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है ना। तभी मेरा रीजन क्या था, मॉड्यूल को रेफर करके रिवीजन करवाने का, कि तुम्हें कम से कम ये ना हो ये पेज छूट गया। अब तुम्हें ये तो नहीं है ना कुछ अगर पता लगा तो लिख के तो आओगे, अगर एकदम ही अचानक से पूछ लेता वो तुम्हें कुछ याद ही ना होता। द आरपी कैन शेयर कंपनी डेटा विद एक्स डायरेक्टर ओनली आफ्टर द प्रोमिस कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टे प्रोटेक्टिव। बड़ी सेवा ध्यान दो। आगे ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन। अब इससे रिलेटेड जजमेंट जो है ना वो यहाँ पे है जी, वो यहाँ पे है। एक बार चेक करो, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रपोज आईआरपी was already handling 3 large insolvency cases. NCLT observed that since Lenco Infratech itself was a large company, the IRP might not have enough time to manage it efficiently. NCLT can reject or replace IRP if it believe he is overloaded with other big assignment and cannot give full attention to the new case. Obvious सी बात है। मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर मान लो उसको लगता है ना एनसीएलटी को कि ये बिजी बंदा है, तो वो उसकी अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट करके कोई दूसरा बंदा भी अपॉइंट कर सकता है कि जो इस पे टाइम दे सके। क्या बात समझ में आ रही है? मान लो आलोक है, मान लो आलोक बड़ा बिजी इंसान है, लोग 5-6 चैनलों पे व्यस्त रहता है, ठीक है, बातचीत करता है कईयों से, पूरी नॉलेज लेता है, तो अब लग रहा है भाई अब आलोक के पास टाइम नहीं है भाई। आलोक क्योंकि 24 घंटे दिन में होते हैं ना, अब 24 घंटे में से तो इंसान टाइम निकाल पाएगा। अब आलोक ऑलरेडी ओवरलोड है, तो अगर वो ओवरलोड है तो फिर उस केस के अंदर फिर ये हो सकता है कि चलो भाई काम ये आलोक को ना दो, थोड़ा सा बाइफरकेट करो, चेंज करो, कोई दूसरा बंदा लेके आओ। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाज आल्सो एक्टिंग एज लिक्विडेटर इन 2 other मैटर। ही फेल्ड टू सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट रेजोल्यूशन प्लान विद इन द स्टैट्यूटरी टाइम 270 days। एनसीएलटी क्रिटिसाइज हिम फॉर बीइंग
neglect and careless in the following IBC timeline. An RP must strictly follow deadline under the code. Failure to do so show lack of diligence and can attract judicial disapproval or action. बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया आप से हम वो पदवी छीन भी सकते हैं। क्यों लोग? सही बोला ना? हाँ, लोग को हर चीज का ज्ञान होगा पूरी। अगर आपको कोई भी खबर चाहिए ना, आप ढूंढना मत करो, मैसेज लोग नंबर दे दो इनको सबको अपना, लोग को मैसेज कर दिया, डिटेल तुम्हारे फोन पे व्हाट्सएप कर दी जाएगी, काम खत्म। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट की बात थी, आलोक को सारा पता था, ठीक है। मेरे को पहले, अगर मेरे को पहले पता होता ना, मैं आज पूछ ही लेता लोग कोई एनी न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम मार्केट आपके पास कोई आई हो। मैंने वीडियो बना के डाली, आलोक को पता था मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, जबकि वो दिमाग में भी नहीं, कोई दिमाग में भी नहीं था उस टाइम तो मेरे। बट आलोक को सबके आलोक माइंड रीड भी कर सकता है। टैरो कार्ड रीडर तो क्या ही करेंगे, आलोक माइंड रीडर है, ठीक है। उसके बाद देखो जी, अब यहां पे एक जजमेंट आई है एनसीएलटी की। आईआरपी डिमांड 12 लाख फॉर द फर्स्ट मंथ एंड 11 लाख फॉर द नेक्स्ट 2.5 मंथ। एनसीएलटी फाउंड दिस फीस एक्सेसिव and said usually 1 lakh per month is reasonable for such work. The tribunal warned the IRP cannot charge unrealistic high fees. It must be reasonable and that is proportionate to the work done. मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा ले रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा फीस ले रहे हो। ऑब्वियसली बात, अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो कुछ काम में तो गड़बड़ है, कुछ समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है जी। फिर द सीओसी हैज फिक्स वेरी हाई सीआरपी कॉस्ट RP fees in a lump sum without considering the company situation size. NCLT criticized, वही सेम बात यहाँ पे आ रही है कि फीस जो है ना, फीस ये लगाओ कि फीस एक लिमिट में होनी चाहिए, एक जेन्युइन फीस होनी चाहिए। अब अगर ज्यादा फीस ले रहे हो तो एनसीएलटी उसको रोक भी सकता है और बोल भी सकता है कि फीस कम करो, क्योंकि अगर तुम फीस ज्यादा ले रहे हो तो फिर कुछ गड़बड़ चल रही है। अंकुश सर से पूछिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज है, क्या चीज अंकुश सर एक्सप्लेन करेंगे। मैं भी पूछूंगा अंकुश सर से कि सर जी क्या आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप मेरे को बता सकते हैं। उसके बाद गिफ्ट नहीं लेने जी, सुनो गिफ्ट नहीं लेने। देखो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और हिज रिलेटिव मस्ट नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी विद विच अंडर माइन और अफेक्ट हिज इंडिपेंडेंस एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आपको ऐसा कोई गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी या 5 स्टार होटल में बुकिंग नहीं करवानी कि तुम्हारी इंडिपेंडेंस को ठेस पहुंचे, हैं? अपने ऑनेस्ट रहना है, आपने अच्छे से काम करना है, ठीक है। आगे देखो जी, अब यहाँ पे केस लो है, दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्ले ए क्रूशियल रोल ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। दे वर्चुअली रन द कंपनी एंड एक्ट as its heart and brain। क्या बात है। Hence any person with even a slight disqualification or doubt on integrity should not appointed as IP because it would defeat the purpose of IBC। तो only completely fit, qualified, trustworthy professional should be allowed to handle insolvency cases since they control the entire company during CRP। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद एक जजमेंट यहां पे और निकल के आ रही है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मस्ट इंश्योर दैट सीआरपी प्रोसेस रन ऑन टाइम। ही मस्ट फाइल ऑल रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है, विद इन द गिवन डेडलाइन। इफ देयर इज एनी डिले, आरपी मस्ट गिव प्रॉपर रीजन व्हाइल सबमिटिंग द फॉर्म इन फाइनल एच आफ्टर द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव अंडर सेक्शन 30। मतलब सारी की सारी टाइमलाइन उसको फॉलो करके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। एक जजमेंट और है, फिर यहां पे कोर्ट क्लैरिफाई वंस कमेटी ऑफ क्रेडिटर इज फॉर्म द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टेक charge of the management of company just like the in IRP earlier. However, RP must seek COC prior approval for specific action listed under section 28। ये भी हमें करना है और ये पहले भी आया था, याद है मैंने कहा था सेक्शन 28 में जो मैटर लिखे होंगे वहां पर पहले सीओसी की अप्रूवल लेनी होगी, तब जाके आईआरपी वो काम करेगा। अदरवाइज आईआरपी नॉर्मली काम करता है, बट कुछ केस ऐसे हैं जहां पर सीओसी की प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी होती है। अब यहां पे देखो जी, द कोर्ट सेड दैट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मस्ट एग्जामिन एवरी रेजोल्यूशन प्लान रिसीव एंड चेक वेदर इट फॉलो ऑल कंडीशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ आईबीसी। आरपी मैनेज द कंपनी ड्यूरिंग सीआरपी बट द फाइनल कंट्रोल लाइव विद द कमिटी ऑफ क्रेडिटर।
कि बेसिक बेसिक आपको लग रहा है यार बेसिक बेसिक बातें हैं। क्या ईआरपी अकेले कैसे काम करेगा? सीओसी के अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी जी, सीओसी के अप्रूवल के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। और फिर लास्ट में आर्सिलर मित्तल वाले केस में है, द कोर्ट क्लैरिफाई दैट आरपी रोल इज एडमिनिस्ट्रेटिव नॉट जुडिशियल, he must check confirm each resolution plan is complete legal and complete compliant with section 32. However, RP cannot decide whether a plan violate any law. He can only give a prima facie opinion and forward it to COC, फिर COC चेक करेगा, मतलब बीच में उंगली नहीं करेगा IRP। जहां पे COC की बात होगी, COC के पास पूरी पूरी पावर होती है इन चीजों को देखने की। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बातें थी यहां पर। तो जहां जहां जजमेंट थी मैंने सिंपलीफाई करके लिख दिया, ठीक है। जजमेंट के नाम याद हो नहीं सकते, पीछे भागना भी नहीं है, करने भी नहीं है। आप जब केस स्टडी पढ़ो आपके दिमाग में क्लिक करे कि हाँ कोई ऐसी जजमेंट हमने पढ़ी थी, उस जजमेंट के अंदर ऐसा था, ठीक है। तो ये एक बार आपने रीड करना है, उसके बाद फिर हमारा टॉपिक यहाँ पे अब खत्म हो चुका है। अब अगली क्लास हमारी 23 तारीख को होगी, हम मिलेंगे सेक्शन 21 और 24 के साथ, नए चैप्टर के साथ जी, ठीक है। और नया चैप्टर वैसे अगला तो है रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज का, बट उसको हम थोड़ा जंप करके हम पहले अपना मीटिंग वाले चैप्टर के ऊपर आएंगे, देन फिर रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी वाला टॉपिक हम देखेंगे जी, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में आप सभी को, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच।